साथियों इस वीडियो में हम लोग 5 मई 2026 के करंट अफेयर और उसके स्टैटिक जीके को कवर करेंगे, पढ़ेंगे। उससे पहले रिवीजन कर लेते हैं 4 मई के करंट अफेयर का। तो पहला प्रश्न था 4 मई को, शून्य उत्सर्जन करने वाली दुनिया की पहली कोयला बैटरी का निर्माण हाल ही में किस देश द्वारा किया गया? कोल बैटरी बनाया गया है चीन के द्वारा। दूसरा प्रश्न, प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित कौन सा स्वदेशी उन्नत स्टील्थ फ्रैगेट को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो महेंद्रगिरी। अगला, डीआरडीओ ने हाल ही में एक बख्तरबंद लड़ाकू वाहन लॉन्च किया है जिसका नाम है विक्रम BT-21। बख्तरबंद लड़ाकू वाहन है, टैंक है। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को श्रमिक दिवस, मजदूर दिवस मनाया जाता है। पांचवा प्रश्न, आपदा के समय तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए खुआरेल ऐप किसने लॉन्च किया है? मिजोरम ने डिजास्टर में प्रतिक्रिया देने के लिए। देश की पहली पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य हाल ही में कौन बना? तो राज्य बना पेपरलेस न्यायपालिका सिक्किम। ध्यान रखिएगा इस बात को। केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल जी को। अगला, कचरे से निपटने के लिए भारत का पहला ग्रीन मेथनॉल प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया? तो गुजरात में। गुजरात में भी कहां पर? तो दीनदयाल बंदरगाह पर, कंडला बंदरगाह पर। भारतीय सेना ने अपना 4 दिवसीय एडवांस सर्जिकल आई कैंप ऑपरेशन नेत्र 1.2 कहां लॉन्च किया? तो लद्दाख में। ये था साथियों लास्ट डे के करंट अफेयर का रिवीजन। अब पढ़ते हैं आज के करंट अफेयर को। पहला अति महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन में सी, डॉक्टर आर बालसुब्रमण्यम। डॉक्टर आर बालसुब्रमण्यम और इसके साथ ही साथ साथियों, इसके साथ ही साथ डॉक्टर जोराम अनिया को, दोनों लोगों को नीति आयोग में परमानेंट मेंबर सेलेक्ट कर दिया गया है, नियुक्त कर दिया गया। देखिएगा नाम और फोटो, यह है आर सुब्रमण्यम और डॉक्टर जोराम अनिया। नीति आयोग में बहुत सारे बदलाव हो गए हैं। एक देखिएगा उपाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं अशोक लाहिड़ी जी और सीईओ नियुक्त हुए हैं निधि छिब्बर जी। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष चेयरमैन होते हैं वो प्रधानमंत्री पदेन रूप से होते हैं। नीति आयोग साथियों फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यह हमारे देश की थिंक टैंक है, दूरगामी एक लक्ष्य बना करके, योजना बना करके देती है लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दूरगामी। ये इसका सिद्धांत पूछा जाता है तो सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर कार्य करता है, राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित रहती है इसमें। हेडक्वार्टर यहाँ नई दिल्ली में है इसका और 1 जनवरी 2015 को स्थापित हुआ था। किसके स्थान पर स्थापित हुआ था? तो योजना आयोग के स्थापना। योजना आयोग कब गठित हुआ था? तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग गठित हुआ था। योजना आयोग का कार्य क्या था? पंचवर्षीय योजना तैयार करना, 5 ईयर प्लान, 5 वर्ष का प्लान बनाना, जिसका अनुमोदन कौन करता था? राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 को। लेकिन 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना आयोग को समाप्त करके 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन कर दिया जाता है। यह साथियों गैर संवैधानिक संस्थान है, ध्यान रखिएगा। 3 प्रकार के इंस्टीट्यूट होते हैं। एक होता है संवैधानिक, जब संविधान के अनुच्छेद में वर्णन हो तो संवैधानिक संस्थान हो जाएगा। जब मंत्रिमंडलीय सिफारिश से स्थापित हो कोई भी संस्थान तो उसे गैर संवैधानिक संस्थान कहते हैं। गैर संवैधानिक का मतलब ये नहीं होता है कि इलीगल है, गैर संवैधानिक मतलब मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव से बने। तो योजना आयोग या नीति आयोग ये मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव से बना था, इस नाते साथियों ये गैर संवैधानिक है। इसके अलावा सांविधिक होता है, जब संसद के द्वारा लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति बनाते हैं तो उसको सांविधिक निकाय या सांविधिक संस्थान कहा जाता है। सहकारी संघवाद सिद्धांत पर कार्य करता है। बाकी डिटेल हमने देख लिया। दूसरा प्रश्न, भारत में महिला एवं पुरुष रिपोर्ट 2025 के अनुसार वर्ष 2021 से 23 में जन्म के समय लिंगानुपात कितना है? उत्तर हो जाएगा ए 917। देखिए हमारे देश में लास्ट टाइम जनगणना हुआ था साथियों 2011 में, 2021 में होना था, पोस्टपोन हो गया कोविड-19 के कारण। अभी वर्तमान में साथियों चल रहा है 2027 जनगणना 2027 क्रियान्वयन है, अभी वर्तमान में हो रहा है हमारे देश में। 2027 के लास्ट में इसका रिपोर्ट प्रकाशित होगा और पहली बार स्वगणना का ऑप्शन दिया गया है, इसमें सेल्फ एन्यूमरेशन का ऑप्शन दिया गया है। लेकिन वो जनगणना की चीजें, ये रिपोर्ट जारी किया गया है मॉस्पी के द्वारा। ये साथियों सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, सांख्यिकी मंत्रालय है, सांख्यिकी मंत्रालय, इसने महिला एवं पुरुष रिपोर्ट 2025 जारी किया, जिसके अनुसार 2021 से 23 में हमारे देश में जन्म के समय जो लिंगानुपात था 917 था, यानी कि शिशु लिंगानुपात 917 था। देखिएगा थोड़ा सा डिटेल किसने जारी किया? तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। सबसे पहले इसके मिनिस्टर कौन है? देखिएगा इसके मिनिस्टर साथियों, इसके मिनिस्टर हैं, उनका नाम है राव इंद्रजीत सिंह। राव इंद्रजीत सिंह सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है। इन्हीं के मंत्रालय ने रिपोर्ट दिया भारत में महिला और पुरुष रिपोर्ट। इसके अनुसार साथियों 2021 से 23 तक जो लिंगानुपात जन्म के समय
वो 917। पुरुष शहर में पूछा जाए तो 920, गांव में पूछा जाए तो 914। इसके अलावा और भी रिपोर्ट इसने दिया है कि ग्रामीण महिला कार्यबल बढ़ करके 45.9 हो गया। 45.9, ये आंकड़ा बड़ा महत्वपूर्ण रहता है। पूछा जाएगा महिला, ग्रामीण महिला कार्यबल भागीदारी कितना परसेंट हो गया है? 45.9% हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा तीसरा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने PMGSY 4 का शुभारंभ कहां से किया? ये साथियों प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चौथा संस्करण है, इसको उड़ीसा से लॉन्च किया गया, शुरू किया गया। किसने किया है? तो शिवराज सिंह चौहान जी ने लॉन्च किया। कौन है ये साथियों हमारे देश के ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री है शिवराज सिंह चौहान। इन्होंने इन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चौथा संस्करण उड़ीसा से लॉन्च किया, ध्यान रखिएगा। अब इसका स्टैटिक जीके, तो साथियों ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर सन 2000 को शुरू होता है। किसके लिए? गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए। अगर किसी गांव की आबादी 500 है, अगर किसी गांव की आबादी 500 है तो वहां पर सड़क बन जाएगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत। अगर वो पहाड़ी क्षेत्र है तो 250 की जनसंख्या पर भी, अगर 250 की जनसंख्या रह रही तब सड़क बन जाएगा। पहाड़ी क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में, समतल क्षेत्र में 500 की आबादी वाले हर गांव को मुख्य सड़क से जोड़ा जाएगा। यह योजना है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। 25 दिसंबर सन 2000 को आया था। चौथा संस्करण उड़ीसा से शिवराज सिंह चौहान ने लॉन्च किया है, ध्यान रखिएगा सारी बातें। अगला चौथा प्रश्न है साथियों, हाल ही में एपीडा ने देश के पहले बासमती और ऑर्गेनिक ट्रेनिंग सेंटर के लिए किसके साथ समझौता किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज का सभी क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, उत्तर प्रदेश के लिहाज से और ज्यादा महत्वपूर्ण। यूपी में साथियों पीलीभीत का क्षेत्र है, पीलीभीत के क्षेत्र में एक सेंटर स्थापित होगा। किस कैसा? तो देश का पहला बासमती और ऑर्गेनिक ट्रेनिंग सेंटर कहाँ स्थापित होगा? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में भी कहाँ पर? पीलीभीत में। क्या हुआ इसके लिए? तो MOU हुआ है। किसके साथ हुआ है? उत्तर प्रदेश और एपीडा से हुआ। एपीडा क्या है साथियों? एपीडा एपीडा बहुत महत्वपूर्ण हमारे देश की एक संगठन है, संस्थान है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के लिए। देखिए क्या है एपीडा? कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। एपीडा साथियों एग्रीकल्चर फूड प्रोसेस्ड, और ई से हो जाएगा साथियों, ई से हो जाएगा एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट एपीडा और डेवलपमेंट अथॉरिटी। एपीडा है। एपीडा का गठन होता है दिसंबर 1985 ईस्वी में और यह प्रभावी होता है 13 फरवरी 1986। 85 में गठन और लागू हो जाता है एपीडा 1986 में। इसका उद्देश्य क्या है साथियों? उद्देश्य भारतीय कृषि निर्यात को बढ़ावा देना। भारतीय कृषि के जो प्रोडक्ट है, हमारे देश के जो प्रोडक्ट है उसको विदेशों में सप्लाई करने के लिए यह एक अथॉरिटी है। इसका और भी क्या कार्य है? निर्यात संवर्धन, गुणवत्ता नियंत्रण, प्रमाणन, बाजार विकास, वित्तीय सहायता करना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। यह साथियों हमारे देश से फल, सब्जी, प्रसंस्कृत जो प्रोसेस्ड फूड होता है, और बासमती चावल, मांस, पोल्ट्री फार्म, डेयरी, फूल की खेती और भी बागवानी की जो फसल है उन सबको निर्यात करने का कार्य करता है और उसको कंट्रोल करने वाला यह संस्थान है। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। पांचवा प्रश्न है, देश की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट एम्पायर कौन बनी है? उत्तर हो जाएगा डी, रितिका श्री। देखिए तस्वीर, रितिका श्री हमारे भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर बनी है। नाम है इनका रितिका श्री। अगला प्रश्न, दुनिया का पहला ऑप्टो SAR सैटेलाइट किसने लॉन्च किया है? उत्तर हो जाएगा हमारे भारत की गैलेक्स एआई कंपनी ने। गैलेक्स एआई ने साथियों एक विशेष सैटेलाइट लॉन्च किया है, एक विशेष उपग्रह लॉन्च किया है। इंडिया फर्स्ट ऑप्टोसैर सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया? किस कंपनी लॉन्च किया? गैलेक्स एआई। साथियों इसरो हमारे भारत की एक सरकारी स्पेस एजेंसी है। उसके अलावा निजीकरण के तहत बहुत सारे हमारे देश में स्टार्टअप स्पेस कंपनी स्थापित है, उसी में से है गैलेक्स एआई। इसी ने लॉन्च किया है ऑप्टासैर उपग्रह को। ये क्या है? इंडिया फर्स्ट ऑप्टासैर सैटेलाइट है। क्या कार्य करेगा ये साथियों? देखिएगा पूरा डिटेल। यह जो है यह सिंथेटिक अपर्चर रडार एंटीना होगा, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैमरा पेलोड से यह सक्षम होगा। इसमें साथियों इसमें एक सैटेलाइट निजी उपग्रह होगा। यही निजी सैटेलाइट है जिसका वेट होगा 190 किलोग्राम, 190 किलोग्राम वजन होगा। खासियत क्या है? ऑप्टासौर मतलब होता क्या है? यह दिन और रात दोनों समय में कार्य करेगा, हर मौसम में कार्य करेगा। बादलों को आर पार करके भी रिकॉर्ड करके डाटा को भेज देगा, संदेश को। जैसे खराब मौसम है, रात है, दिन है, तो हमारे सैटेलाइट बहुत अच्छे से छवि, इमेज और सूचना का प्रसारण नहीं कर पाते थे, लेकिन ये है अब बेहतर तरीके सूचनाओं को प्रसारित करेगा। हाई रेजोल्यूशन तस्वीर मिलेगा, हर मौसम में सक्षम होगा, दिन रात में काम करेगा, बादलों को आर पार करके फोटो लेगा। कब लॉन्च हुआ? तो 3 मई 2026 को लॉन्च हुआ है, 3 मई 2026 को। सातवां प्रश्न,
हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? अपॉइंटमेंट वाला क्वेश्चन ये भी है। आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक में डिप्टी गवर्नर बने हैं अभी हाल ही में साथियों, रोहित जैन साहब। रोहित जैन साहब हाल ही में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बने हैं। गवर्नर साहब कौन है? तो संजय मल्होत्रा जी गवर्नर हैं। ये बने हैं रोहित जैन साहब डिप्टी गवर्नर। डिप्टी गवर्नर क्या होता है? एक आरबीआई के गवर्नर होते हैं, आरबीआई के गवर्नर के अलावा 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो पहले से 3 लोग थे, एक ये नियुक्त हो गए हैं। देखिएगा कौन कौन है डिप्टी गवर्नर, एग्जाम में आ सकता है। 4 ऑप्शन दे करके एक ऑप्शन में जो होगा वो नहीं होंगे डिप्टी गवर्नर, तो आपको नाम ध्यान रखना है चारों लोग का। रोहित जैन 3 मई 2026 से नियुक्त हुए हैं। टीवी रविशंकर जी के स्थान पर ये रिटायर हो गए। शिरीष चंद्र मुर्मू जी अभी कुछ समय पहले हुए थे। और राजेश्वर राव थे, एम राजेश्वर राव हैं अभी। और डॉक्टर माइकल देवव्रत पात्रा, माइकल देवव्रत पात्रा, एम राजेश्वर राव, शिरीष चंद्र मुर्मू और रोहित जैन, ये चारों लोग हो गए डिप्टी गवर्नर। इसके अलावा आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो संजय मल्होत्रा जी हैं। कौवें क्रम के हैं? तो 26वें क्रम के हैं। तो पहले क्रम के कौन थे? तो पहले क्रम के थे साथियों अंग्रेज थे ऑसबर्न स्मिथ ये। लेकिन प्रथम भारतीय कौन थे? तो सीडी देशमुख। आरबीआई का स्थापना कब होता है? 1 अप्रैल 1995 को। किस एक्ट में? 1934 के एक्ट में। किस आयोग की सिफारिश पर? तो यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। हेडक्वार्टर कहाँ था? कोलकाता में था। 1937 में हेडक्वार्टर कहाँ ट्रांसफर हो जाता है? अब जहां पर है यानी कि मुंबई में। कब आया? 1937 में। प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख साहब। राष्ट्रीयकरण कब होता है? स्थापना 35 में होता है, एक्ट 34 का था। राष्ट्रीयकरण होता है 1 जनवरी 1949 को। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब आता है? तो 1949 में। इसी के अंतर्गत आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया जाता है सबसे पहले 1949 में। उसके बाद 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन भी इसी एक्ट के तहत किया जाता है। इसके अलावा साथियों क्षेत्रीय कार्यालय अगर पूछा जाएगा तो 29 क्षेत्रीय कार्यालय है, 29 क्षेत्रीय कार्यालय। और बाकी मुख्य कार्य आप जानते होंगे, देख लीजिएगा जल्दी से। नोटों का निर्गमन करना, मौद्रिक नीति जारी करना, बैंकिंग प्रणाली का रेगुलेट करना, सरकार का बैंकर है और विदेशी मुद्रा भंडार है और साख नियंत्रण करने का कार्य करता है आरबीआई। 8वां प्रश्न, आईएमएफ ने हाल ही में किस डिजिटल पेमेंट प्रणाली को लेन देन की मात्रा के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी रियल टाइम पेमेंट प्रणाली के रूप में मान्यता दिया है? तो हमारे भारत की यूपीआई हो जाती है। यूपीआई दुनिया की सबसे बड़ी ट्रांजैक्शन वाली रियल टाइम पेमेंट प्रणाली बन गई है, दुनिया की सबसे बड़ी। तो समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसके रिपोर्ट के अनुसार? आईएमएफ के रिपोर्ट के अनुसार। आईएमएफ साथियों 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से 1945 में स्थापित होता है। वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। इसका जुड़वा बहन वर्ल्ड बैंक है। वर्ल्ड बैंक के हेड है अजय बंगा जी और आईएमएफ के प्रमुख है क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। दोनों का हेडक्वार्टर अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में। इसी आईएमएफ ने रिपोर्ट जारी किया है कि दुनिया की सबसे बड़ी रियल टाइम पेमेंट कंपनी जो लेन देन की मात्रा के आधार पर है तो वो यूपीआई है। यूपीआई हमारी यूपीआई, ये देखिए ये स्कैनर सही नहीं है, देखिएगा इसको स्कैन मत करिएगा आप लोग। यूपीआई के बारे में हम स्टैटिक जीके देख लेते हैं। यूपीआई साथियों, यूपीआई ये गठित होता है 2016 में। किसके द्वारा गठित होता है? तो एनपीसीआई के द्वारा। एनपीसीआई क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई का फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना किसके द्वारा? एनपीसीआई के द्वारा 2016 में होती है। एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई का फुल फॉर्म है। और इस एनपीसीआई का गठन कब होता है? 2008 में एनपीसीआई का गठन होता है। किसने किया इसका गठन? इसका गठन किया था भारतीय रिजर्व बैंक और इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन। इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन और आरबीआई ने मिलकर एनपीसीआई को बनाया 2008 में। 2008 में एनपीसीआई बन जाता है, फिर 8 साल बाद 2016 में इसने यूपीआई को बना दिया है। अगला प्रश्न, नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के 47 मिलियन प्लस शहर देश के जीडीपी में लगभग कितने प्रतिशत का योगदान देते हैं? तो ये साथियों नीति आयोग का एक रिपोर्ट आया है। नीति आयोग ने एक रिपोर्ट प्रकाशित किया है कि हमारे भारत के जो प्रमुख 47 शहर हैं, जो हमारे भारत के प्रमुख महानगर हैं, वो जो महानगर है वहां की जो जीडीपी है वो पूरे देश की जीडीपी का 60% है। मात्र जो भी मेट्रो सिटी है, महानगर है, 47 महानगर, उनको मिलियन प्लस शहर कहा जाता है साथियों। भारत के 47, यहाँ कॉमा होना चाहिए था, भारत के 47 मिलियन प्लस शहर 60% जीडीपी का योगदान रखते हैं हमारे देश का। यानी देश की जीडीपी जो 60% 100% जो जीडीपी है उसमें 60% अकेले खाली 47 शहर का जीडीपी का योगदान है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे साथियों। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अभी तक लाइक नहीं किए तो। और जो भी साथी नए हैं साथियों उनको बता दें अपने वीडियो के
हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होता है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक होता है, फेसबुक ग्रुप का लिंक होता है। उस सब से जुड़ जाइए, हमसे हर प्रकार से आप जुड़े रहिए, आपको हमेशा हम अपडेट देते रहेंगे और डेली बाय डेली हम लोग अपने आप को अपग्रेड करते रहेंगे। आपको निश्चित तौर पर बहुत शानदार शानदार कंटेंट, करंट अफेयर, जीएस, हिंदी सब कुछ मिलेगा। बस आप जुड़े रहिए और थोड़ा सा हमारे हाथ पैर को मजबूत करते रहिए, सपोर्ट करते रह सकते हो, आपको बेस्ट कंटेंट मिलेगा। हम लोग अप्रैल में लगातार वीडियो बनाते बनाते 1 साल पूरा कर लिए हैं। ये महीना जो मई का महीना साथियों, 5 मई की तारीख है, हम लोग 1 साल पूरा कर दिए हैं लगातार वीडियो बनाते बनाते। 1 साल में आप शुरू से देख सकते होंगे कितना हमने सुधार किया है। ऐसे ही हम लोग और ज्यादा अपडेट होंगे और हमारे पास साथियों बहुत सारा कंटेंट है और 11 वर्ष का तैयारी का अनुभव भी है। पीसीएस का एग्जाम का तैयारी भी करते हैं, बहुत सारे साथी हमसे जानते हैं। बाकी हम अपना पूरा अलग से बायो बना देंगे कि क्या क्या हमारे पास कंटेंट है, मटेरियल है और हमने कौन सा परीक्षा क्वालिफाई किया है और हम क्या करते हैं। चलिए पढ़ लेते हैं 10वां और अंतिम करंट अफेयर को। विश्व टूना दिवस हाल ही में कब मनाया गया? तो टूना साथियों एक मछली है। मछली, टूना मछली के प्रजाति को संरक्षित करने के लिए हर साल 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड टूना डे 2 मई को मनाया जाता है, विश्व टूना दिवस 2 मई को मनाया जाता है। टूना क्या है? मछली की प्रजाति, मछली है। देखिए उद्देश्य क्या है? लुप्त प्राय जो टूना की आबादी इसको संरक्षित करना, अत्यधिक मछली पकड़ने को रोकना, जागरूक करना, टिकाऊ मछली पकड़ने की प्रथाओं का परिपालन करना। क्या खासियत है आपकी टूना मछली का? टूना मछली साथियों भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत है, प्रोटीन भरपूर रहता है, ओमेगा 3 भरपूर रहता है, विटामिन और खनिज भरपूर मात्रा में इसमें रहता है। यह दिवस 2 मई को मनाया जाता है, किसके कहने पर? तो ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के कहने पर। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 7 दिसंबर 2016 को आधिकारिक रूप से 7 दिसंबर 2016 को आधिकारिक रूप से नॉमिनेट कर दिया कि 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया जाएगा। मनाया कब से गया? 2017 से। 2017 से विश्व टूना दिवस हर साल मनाया जाता है साथियों। इसके अलावा मई महीने का करंट अफेयर आप एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के देख के पढ़ लीजिएगा और अगर आपको याद हो गया होगा तो हम आपका समय वेस्ट नहीं करेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आगे बढ़ सकते, स्किप कर सकते हैं। तो ये था साथियों आज का 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा और अपने दोस्तों में, स्टडी ग्रुप में वीडियो को शेयर करिए, सपोर्ट करिए, नैतिक सपोर्ट करिए साथियों। और कोई सपोर्ट आप करना चाहिए, बस सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक हाइप मिलता है साथियों, मंडे से लेकर सैटरडे तक यूट्यूब आपको हाइप देता है। हाइप का मतलब होता है अपने पसंदीदा वीडियो को ऊपर भेजना, प्रमोट करना। तो आप हाइप कर दीजिए 3 बार अपने वीडियो को। बाकी मिलते फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।